हरिओम हरिओम हरिओम। आज हमारी दीदी मोनिका अग्रवाल औरंगाबाद से आज हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। मैं अ, आशाताई को विनती करता हूँ कि उन्होंने उनका परिचय दीजिए। सर्वप्रथम मी दादासाहेब डिस्कुले ऑनलाईन शिबिराच्या आयोजकांतर्फे आणि सर्व योग रसिकांतर्फे डॉक्टर मोनिका नितीन अग्रवाल यांचं सहर्ष स्वागत करते. डॉक्टर ह्या औरंगाबाद येथील गोल्डन सिटी हॉस्पिटलमध्ये क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट म्हणून काम करतात आहे. त्यापूर्वी त्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हे 8 वर्ष लेक्चरर काम केलेलं आहे. अमरावती विद्यापीठाच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंटला त्यांनी विजिटिंग फॅकल्टी म्हणून 5 वर्ष काम केलेलं आहे. नागपूरचे प्रसिद्ध डॉक्टर बेंडसे ते मधुमेहाकरता एक्सपर्ट आहेत. त्यांच्या अंडर पण त्यांनी काम केलेलं आहे. त्या MSc आणि PhD झालेले आहेत. त्यांचा जो PhDचा विषय होता त्यामध्ये त्यांनी फार सुंदर असं एक प्रोडक्ट पुढे आणलेलं आहे. मशरूम मधून प्रोटीन त्यांनी सेपरेट केलेलं आहे आणि ते प्रोटीन जे 99 to 100% असलेलं पावडर त्यांनी असं प्रोटीन पावडर त्यांनी प्रोटीन सेपरेट केलेलं आहे आणि त्यापासून एक मल्टीपर्पज पावडर त्यांनी तयार केलेलं आहे. आपल्याला माहिती असेल न्यूट्रलाइटचं पावडर, पण न्यूट्रलाइटच्या पावडर पेक्षाही हे पावडर अत्यंत चांगलं असं प्रोडक्ट आहे की जे आपण मल्टीपर्पज यूज त्याचा आहे. तरी आपण पोळीत घालू शकतो, कढीत घालू शकतो, भाजीत घालू शकतो, गोड पदार्थांमध्ये घालू शकतो आणि आपली प्रोटीन इनटेक लेवल वाढवू शकतो. अशा प्रकारचं हे त्यांचा तो रिसर्च आहे. खरं म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांना पेटंटसाठी आपण सुरू आहे. त्या अत्यंत आणि त्यांना BSc ला गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे अमरावती विद्यापीठाचं. MSc ला पण त्या फर्स्ट मेरिट राहिले. त्या अत्यंत प्रतिभावंत विद्यार्थिनी आहेत, धाडसी आहेत आणि फार पुरुषार्थ त्यांच्यामध्ये आहे. आणि त्यांनी त्यांची मुलगी पण अतिशय त्यांच्यापेक्षाही अतिशय प्रतिभावंत आणि अतिशय हुशार अशी मुलगी. अशा या प्रतिभावंत आणि हुशार अशा माझ्या विद्यार्थिनी आज आपले विचार मांडतील. आपण आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढविण्याकरता त्या प्रकारच्या जीवनशैली ठेवल्या पाहिजे याविषयी त्या बोलतील. त्यांना मी विनंती करते त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात. थैंक यू मैम। यहाँ योग वर्ग में उपस्थित सभी लाभार्थियों को मेरा सुप्रभात। सबसे पहले मैं धन्यवाद आशा माने मैडम का करूं जो मेरे गाइड मार्गदर्शक हमेशा ही मुझे मार्गदर्शन के तौर पर मिले हैं उन्हें। और धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर रामकृष्ण ठाकुर सर जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों के सामने मेरे विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। आज का मेरा विषय है रोग प्रतिरोधक क्षमता हम किस तरह से बढ़ाएं और इसे बढ़ाकर हमारे स्वस्थ जीवन शैली में हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करें उसके बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से हमें बचाता है। छोटी मोटी ऐसी कई बीमारियां होती है जिससे हमारा शरीर खुद ही निपट लेता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। हमारे आसपास ये बीमारियां फैलती रहती है और हमें इन बीमारियों से हमारा शरीर अपने आप ही निपट लेता है और इन बीमारियों से निपटने का अर्थ है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही से अच्छी तरह से वर्क कर रही है। ऐसे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है जब हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और तब हमें समझता है हमारी इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है।
ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कई तरह के वायरल संक्रमण, फंगस संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम खराब होती है। आज कोविड-19 के सिचुएशन में आपको सबको लोग को पता है हमारा इम्यून पावर अच्छा होना कितना महत्व है, आज हमको पता चल रहा है। जब हमने कोविड-19 जैसी पैंडेमिक सिचुएशन हम देख रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है, तब लोग विटामिन सी, बी12 के कैप्सूल्स, सप्लीमेंटेशन ला रहे हैं और लोगों को आज हमारे आहार का महत्व समझ में आ रहा है। लेकिन इन बातों से यह तो स्पष्ट है कि इम्यून पावर कमजोर होने पर हमारा वायरल या कोई भी बीमारियों का संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपना इम्यून पावर बनाए रखें। अब ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर ऐसा क्या करना चाहिए कि किन कारण की वजह से हमारा इम्यून पावर खराब होता है या कमजोर होता है, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कई बार हमारा खान पान में लापरवाही बरतना भी एक रीजन है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। कई बार कई लोग नशा बहुत करते हैं, ये भी कारण होता है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के पीछे। कई बार बहुत से लोगों को कहीं जन्मजात बीमारियां होती है जो जिस वजह से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारा इम्यून पावर कमजोर हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय हमने करने चाहिए, सबसे महत्व का है ये। अब उपाय करने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर ही में सब चीजें रहती है। हमारा अगर हम फ्रिज खोल कर देखें, किचन में जाकर 5 मिनट बिताए तो हमें सारी चीजें हमारे किचन से ही मिल जाती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता। और बहुत से लोगों को तो पता होता है, लेकिन ये खाने से इसका असर बहुत टाइम के बाद होगा शायद। इस चक्कर में लोग सप्लीमेंटेशन की तरफ बहुत ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू हमारा फूड। तो आज सबसे पहली चीज इम्यून पावर बढ़ाने के लिए मैं जिक्र करना चाहूंगी ग्रीन टी। ग्रीन टी या ब्लैक टी। ग्रीन टी, लोगों का ये मानना है कि ग्रीन टी के इस्तेमाल से वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए दिन भर 3 से 4 कप वो लोग लेते हैं। लेकिन मेरे मानना है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल भी दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा ना करें, इसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक टी अगर आप लेमन डालकर यूज कर रहे हो तो ये आपको विटामिन सी कंटेंट तो देता ही है और इम्यून पावर भी आपको। तो हमारा दिन की शुरुआत जो चाय से होती है, वो चाय की शुरुआत हम अगर ग्रीन टी और ब्लैक टी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। दूसरी चीज, कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और इम्यून बूस्ट करने की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। लहसुन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक है, सल्फर है, सेलेनियम है, विटामिन ई और ए होता है। उसके साथ साथ उसमें एलिसिन नाम का तत्व होता है, जिसकी वजह से ये हमारा इम्यून पावर बढ़ाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, क्षमता अगर हमें बढ़ाना है तो हमारे भोजन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों को शामिल करना हमें बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारी इम्यून बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, वो है हमारा विटामिन ए, ई, विटामिन डी, सी। ये ये 4 विटामिन जो होते हैं, ये इम्यून बूस्टिंग विटामिन कहा जाता है इन्हें। तो सबसे पहले मैं आपको विटामिन ए और ई के बारे में बताऊंगी। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और इसे इन्फेक्शन, जिसे शरीर के साथ लड़ने वाली जो कोशिकाएं होती है, उन्हें इम्यून पावर देने की एक्टिविटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन ए। अब विटामिन ए का सोर्स, मतलब विटामिन ए किन भोज्य पदार्थों में होता है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जियां, लाल पीली सब्जियां जो होती है, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में में पाया जाता है। जैसे गाजर हो गई, लाल पीली शिमला मिर्च है, तूर जो जाता है।
कई फल होते हैं जिसमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आम संतरा है, पपीता है, खरबूजा, इन सारी चीजों में विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। डेयरी पदार्थ, दूध और दूध से होने वाले पदार्थ जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, इन सब चीजों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है। और अगर इनका इस्तेमाल हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा पोषक तत्व है विटामिन ई। विटामिन ई के जो पोषक घटक भोज्य पदार्थ होते हैं वो खुरमानी, कीवी, बादाम, मूंगफली, जो हमारे घर में हम खाते भी हैं और हमें लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता नहीं होता। बहुत से लोगों को, मेरे बहुत से पेशेंट्स कहते हैं मैम रोज बादाम खाने से हम लोग ऊब चुके हैं, तो मेरा सजेशन उन लोगों को यही होता है, अगर जिस दिन आप बादाम से ऊब चुके हो तो बादाम की जगह आप वॉलनट मतलब अखरोट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दोनों में भी इक्वल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके साथ साथ सोयाबीन का तेल, बादाम के तेल में भी विटामिन ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। उसके बाद का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सबसे महत्व का, आज कोविड-19 जैसे सिचुएशन में शायद हमको उस चीज का पता चल रहा है, लेकिन रिसर्च बताते हैं विटामिन डी का रिक्वायरमेंट अगर प्रॉपर नहीं रहे, हमारी जो डेफिशिएंसी विटामिन डी और D3 की डेफिशिएंसी स्पेशली आज मैक्सिमम लोगों में देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे माइंड में एक ही कंसेप्ट है, विटामिन डी की कमतरता है मतलब शायद हमको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी है। लेकिन कई रिसर्च में विटामिन डी इस कमजोरी या विटामिन डी के कमी की वजह से एक तो वायरल संक्रमण, उसके बाद श्वास संबंधी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित संक्रमण को रोकने की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हमारे दैनंदिन आहार में विटामिन डी का समावेश होना बहुत जरूरी है। और विटामिन डी जो जो भोज्य पदार्थों में होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मशरूम, उसके बाद विटामिन डी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स सनलाइट, जो आज हम नहीं ले रहे। हम आज भी जब बाहर जाते हैं तो सारा स्कार्फ बांधकर अपने आप को सूर्य प्रकाश से वंचित कर रहे हैं। कहीं कहीं कई बार लगता है कि ये भी चीज गलत नहीं है, क्योंकि आज एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। उस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, हमारे चेहरे को पूरा बांध कर जाते हैं एयर पोल्यूशन से, श्वास संबंधी रोग हमें ना हो इस चक्कर में। तो इस सूर्य प्रकाश को लेने का भी एक उपाय मुझे लगता है कि हम घर में ही टेरेस पे या बाहर के बरामदे में बैठकर अगर 2 घंटे भी हम दिन में ये सूर्य प्रकाश हमारे शरीर पर लेते हैं तो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी 100% कम होती है। लेकिन विटामिन डी की सोर्स के बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। लोगों को आज भी ये लगता है कि सवेरे की धूप, जिसे कोड़ा ऊन बोलते हैं, तो वो जो धूप होती है सवेरे 7:30 से 8-9 के दरमियान की ही धूप हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत गलत होती है। एक्चुअली जो छोटे नवजात बालक होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो बहुत नाजुक होती है। उनकी स्किन नाजुक रहने की वजह से वो सवेरे का कोड़ा धूप उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम लोगों के लिए सवेरे 10 बजे से लेके तो दोपहर के 2 बजे तक का टाइम सूर्य प्रकाश के पोषक तत्वों को पाने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इन टाइम में कभी भी 1 घंटे से 2 घंटे तो भी आप लोगों ने विटामिन डी के ये सूर्य प्रकाश के किरणों को अगर आपके शरीर पर लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा फर्क हमारे शरीर पे और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में होता है। अगला न्यूट्रिएंट है विटामिन सी। विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स के कारण जो हमारा शरीर में होने वाली जो क्षति संक्रमण की वजह से हमारे शरीर में जो कोविड हो चुका है, वो लोग जब घर पर डिस्चार्ज होकर आते हैं तो उनके शरीर में बहुत सारी क्षति इस वायरल संक्रमण की वजह से होती है, तो उनकी इम्यून पावर को भी इम्प्रूव करने की एक्टिविटी ये विटामिन सी में होती है। अब विटामिन सी बहुत सारे साइट्रस फूड, बहुत सारे भोज्य पदार्थों में होती है, जैसे फल में सबसे पहले नींबू। मेरा मानना है कि हमारे रोज के आहार में
कम से कम 1 नींबू का सेवन हमने करना चाहिए। नींबू, संतरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरीज, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ही नहीं, सारी बेरीज, ब्लूबेरीज, रेड बेरीज, आंवला, इनका इस्तेमाल हम विटामिन सी के सोर्स के लिए, विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमारे दैनंदिन आहार में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों में भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है, स्पेशली टमाटर में। टमाटर, ब्रोकोली, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च में भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसका इस्तेमाल करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। ये हुए हमारे सबसे महत्व के विटामिन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स, आयंस के बारे में, लोह युक्त पदार्थों के बारे में। आयन की कमी हम इम्यूनोक्रोमोसोम नाम की बीमारी से संक्रमित करती है और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी अगर कम हो रही है और वो बिकॉज ऑफ आयन की वजह से हो रही है, तो ये हमें यहाँ पर के जो मैं भोज्य पदार्थ अभी आपको बताने जा रही हूँ, इन पदार्थों का अगर आप इस्तेमाल करो तो इन इस्तेमाल से हमारा शरीर आयन की कमी को रिकवर करता है जल्दी से। सबसे पहले तो हमें एक चीज करनी है, कम से कम वसा वाली चीजों का इस्तेमाल करना है। फैटी एसिड्स, तलावा, बार बार तली हुई चीजें, पकोड़ा हो गया, पापड़ हो, ये सारी चीजों को हमें हमारे आहार में से निकालना है। उसके साथ पालक, हरी सब्जियां, पालक हो गई, मेथी हो गई, ब्रोकोलीज हो गई, इन सब का इस्तेमाल हमें करना है आयन को बढ़ाने के लिए। लोगों का मानना है कि आयरन फोर्टिफाइड फूड्स ही मार्केट में है, वो लो, और या फिर आयरन के कैप्सूल्स लो तो हमारा आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। मैंने बहुत सारे मेरे डिसर्टेशन स्टूडेंट्स के रिसर्चेस हुए हैं। हम लोगों ने पोहा, हम पहले के जमाने में पोहा बनता रोजाना, जैसे आज के जो जनरेशन है उन लोगों में कोई भी बीमारी आप लोगों को आयरन से रिलेटेड देखने नहीं मिलेंगी, लेकिन आज ये हो रही है क्योंकि हमने पोहा के नाश्ता कन्वर्ट कर दिया ब्रेड बटर में। पोहा में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। वो पोहा अगर आप रोज में दूध पोहा के तौर पे या पोहा नाश्ते के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करो तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती है। उसके साथ साथ हरी सब्जियां तो है ही है। पेन खजूर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन डायबिटिक लोगों के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप पोहा इस्तेमाल कीजिए और राजगीरा इस्तेमाल कीजिए इन सब चीजों में। कैशू नट, काजू जिसे कहा जाता है, इसमें भी आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में है। साबुत अनाज, अंकुरित अनाज अगर आप यूज करते हो तो इसमें भी आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मटर, अंकुरित फलियों में भी अच्छी मात्रा में है और इसका इस्तेमाल हमें हमारे दैनंदिन जीवन में करना चाहिए। आयरन के अलावा ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जैसे सेलेनियम। सेलेनियम के बारे में जिसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से हमारा शरीर जो रोगों के संक्रमण से हमें बचाता है, इसके लिए कुछ भोज्य पदार्थों का सेवन करना बहुत जरूरी है। नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए और सालमन नाम बहुत उपयुक्त होती है सेलेनियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। वेजिटेरियंस लोगों में केला, इसमें सेलेनियम कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। चावल और हम हम उसका ऊपर का है उसे हम मशरूम और बहुत अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन ये मेरे डिसर्टेशन स्टूडेंट्स में ये रिसर्च किया है कि हम लोगों ने एक नींबू पानी का जूस हमने बनाया है और वो नींबू पानी का 1 बॉटल नींबू पानी बना लीजिए और उसमें ये 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स आप डाल दीजिए और दिन भर में आप ये पानी पीजिए। इस वजह से ये सेलेनियम की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है और हमने करीबन 200 बच्चों पे 1 महीना इस चिया सीड्स का इस्तेमाल किया है
और उनकी आयरन की जो लेवल है और सेलेनियम की जो लेवल है हमने चेक की है और बहुत अच्छी प्रभाव हमने बच्चों पर देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है चिया सीड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, चिया सीड्स के न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम नींबू के पानी के तौर पे करते हैं। उसके बाद अगला मिनरल है जिंक। जिंक के बारे में, क्योंकि ये एक तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करती है, उसके साथ जो संक्रमण से बचाव करने के काम में भी हमें उपयुक्त होती है। इसके लिए हमने सी फूड्स, जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं, वो सी फूड्स जैसे केकड़ा हो गया, सीप हो गया, मछली, सैल्मन और टुना फिश, लाल मांस, चिकन और अंडा वो खा सकते हैं अगर जिंक की रिक्वायरमेंट उन रोग प्रतिरोधक क्षमता में उनको ब्लड टेस्ट में अगर दिख रहा है तो। और जो वेजिटेरियंस लोग हैं उन लोगों में दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर हो गया, सोया पनीर, टोफू जिसे हम कहते हैं, छोले, काले छोले और अन्य फल सब्जियों में भी नट्स, ड्राई फ्रूट जितने होते हैं, बीज जैसे बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, पाइन नट, बहुत सारे तिल, काली तिल जो होती है हमारी, कद्दू के बीज, इनमें भी जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जिंक। उसके बाद प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक यानी गट बैक्टीरिया, ये भी वो बैक्टीरिया है जो पाचन तंत्र को उत्तम बनाए रखता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स के लिए इसका सेवन करें, डेयरी पदार्थ जैसे दूध और दूध से बनी चीज से पनीर, दूध में मात्रा में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत प्रभाव माना जाता है, जैसे बादाम, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसा प्रोबायोटिक है जो बादाम और अखरोट में सबसे प्रचुर मात्रा में है। ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, मछली का, और आजकल मछली के तेल की कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज द बेस्ट सोर्स। के साथ साथ चिया सीड्स, अलसी के बीज जिसे फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है, सोयाबीन का तेल, लेकिन ये जो थायराइड पेशेंट है इन्होंने सोयाबीन के तेल के बजाय बादाम का तेल या अलसी का तेल इस्तेमाल करें। तेल, ये जो मैं तेल आपको बोल रही हूँ, ये तेल हमें सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, इसे कच्चे फॉर्मेट में यूज करना है। जैसे अगर हम चटनी बनाते हैं या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल है, सीजनिंग के तौर पर ऊपर से आपको ये तेल इस्तेमाल करना है, तभी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होती है। उसके ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया है, आयरन और विटामिन, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयुक्त होते हैं। इसके साथ साथ अब ऐसे कुछ सलाद, कुछ फलों के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल हमने अगर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे सबसे पहले जो सलाद के तौर पे हम सबसे ज्यादा खाते हैं वो है खीरा, काकड़ी। ये एक तो ठंडी प्रकृति का है, जैसे डायरेक्ट मेंटेन त्वचा के लिए जलों को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंजिमा, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस और अल्सर जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है। इसीलिए खीरे का इस्तेमाल आजकल मैं जो भी पेशेंट्स ऐसा मुझे कहते हैं कि मैम सब चीज होती है लेकिन पानी पीना, बार बार पानी पीना, 2 से 3 जो आप लीटर पानी की रिक्वायरमेंट देते हो वो फुलफिल करना हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है और इस वजह से उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है। और इन बॉडी को, डिहाइड्रेटेड बॉडी को हाइड्रेटेड करने के लिए मैं उन लोगों को कुछ डिटॉक्स वाटर सजेस्ट करती हूँ। उस डिटॉक्स वाटर में भी इस खीरे का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसमें इसका ताजा रस इस्तेमाल खीरे को इस्तेमाल कीजिए, इसका अच्छा इम्यून पावर बढ़ने में फायदेमंद होगा। मूली,
मूली इसमें भी जिंक काफी अच्छी मात्रा में होता है। इसे भी मूत्रवर्धक मतलब डायरेटिक कहा जाता है, डायरेटिक फूड कहा जाता है। इसकी पत्तियां हम जब भी सब्जी वाले से मूली खरीदते हैं तो हमारी आदत होती है सिर्फ मूली घर लेकर हम फेंक देते हैं, लेकिन इन पत्तों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बहुत विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। इसीलिए जब भी आप मूली खरीदो तो मूली तो खाए ही, लेकिन मूली तो इस खाने में जरूर कीजिए। बीटरूट, बीटरूट ये एक ऐसा सैलेड या ऐसा सब्जी है जिसमें आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और यह लीवर को डिटॉक्स करने की एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर के जितने भी हेपेटाइटिस के जितने भी सिरोसिस ऑफ लीवर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों ने बीटरूट का जूस कम से कम 1 ग्लास बीटरूट का जूस दिन में लेना चाहिए, ताकि उनकी लीवर की एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से होती है। अगला सलाद है हमारा नींबू, सब्जी में नींबू। अभी हमने बात की इसके बारे में, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुणधर्म होते हैं, इसमें फ्लेवोनाइड नामक कंपाउंड भी होता है, और हमारी त्वचा और मसूड़ों की हेल्दी बनाने में भी इसकी एक्टिविटी होती है। जो लोगों को मसूड़ों से रिलेटेड या मसूड़ों से और दांतों से रिलेटेड दिक्कत होती है, उन लोगों ने ये जो नींबू है या नींबू का पानी, कोमट पानी में अगर नींबू डालकर ये गरारे करते हैं तो उन लोगों को त्वचा और मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व होता है। हरा धनिया, हरा धनिया में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन हम हरा धनिया का इस्तेमाल सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हरा धनिया का इस्तेमाल अगर डेकोरेशन पर्पस के साथ साथ चटनी के तौर पर आप अगर हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस हरे धनिया की चटनी बनाते हो तो इससे एक तो भोजन का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, लेकिन हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट भी इस हरा धनिया की वजह से हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है और हमारे इम्यूनिटी स्ट्रांग होने में मदद होती है। टमाटर, टमाटर का नियमित सेवन हमारे सिर्फ विटामिन सी की रिक्वायरमेंट या इम्यून पावर बढ़ाने की एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये दिल की बीमारी में भी आराम पहुंचाता है। इसमें जो हाई कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, इस बैड कोलेस्ट्रॉल के जितने भी पेशेंट्स हैं, इन्होंने अगर ये 1 ग्लास टमाटर का जूस रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल जिनके 200, 250, 300 तक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रेंज होती है, उन लोग ने इस जूस का इस्तेमाल किया तो उनका कोलेस्ट्रॉल 100% कम होता है। टमाटर के जूस, बहुत सी बार टमाटर के जूस बार बार पीना बोरिंग होता है, तो आप ये टमाटो के सूप के जगह इसका सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों प्रकार से आप इन टमाटर के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लाइकोपीन होता है जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, और फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जब हम इसको टमाटर के जूस को हमारे शरीर में या हमारे आहार में, रोजमर्रा के आहार में अगर हम इसका इस्तेमाल करें। कुछ सब्जियां जैसे हरी सब्जियां में भी बहुत अच्छी मात्रा में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक्टिविटी होती है, जैसे मेथी और पालक। सबसे पहले मेथी, एक तो डायबिटिक लोगों के लिए सभी को पता है मेथी दाना या मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटिक के लिए भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मराठी में घोड़वन कहते हैं, मेथी और टमाटर का जो सैलेड बनता है वो पहले के लोग बहुत रोजाना खाते थे, लेकिन अब हम उस चीज को भूल चुके हैं। हम लोगों को तेल में उसको कच कच फ्राई करने की आदत हो चुकी है, तो वो न करते हुए हमने अगर उसको कच्ची मेथी टमाटर ऐड करके अगर आप सैलेड के तौर पे रोज खा रहे हो, या लहसुन के साथ मेथी की सब्जी का इस्तेमाल अगर आप रोजमर्रा में करते हो, तो डायबिटीज मतलब शुगर लेवल तो पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पालक में भी आयरन, कैल्शियम और काफी मात्रा में होता है, और ये एनीमिया के पेशेंट्स में भी बहुत लाभदायक होता है। तो पालक पराठा, पालक रोटी या फिर पालक अगेन सैलेड टमाटर के साथ ऐड करके सलाद के रूप में भी, आप सलाद के रूप में भी इसे खा सकते हो, और हरी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हो।
गाजर एक विटामिन गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है और मेरा मानना है गाजर को एंटी कैंसरस सब बहुत अच्छा होता है। बेसिकली कैंसर पेशेंट जो आईसीयू पेशेंट होते हैं, मैंने जितने भी आईसीयू पेशेंट कैंसर के जिनको ट्रीट किया है उन लोगों को हम ट्यूब फीड के तौर पर उनकी इम्यूनिटी इनहांस होती है और बहुत जल्दी रिकवर देखने को मिली है। तो जब हमको पता है कि गाजर में इतनी ताकत है, हमें इतनी अच्छी तरह से उपयुक्त होता है, तो ये गाजर को एंटी कैरोटेनॉइड्स इसमें है, विटामिन ए इतना अच्छी सेवन, लंग कैंसर, बहुत सारे टाइप के कैंसर लोग की रिकवरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ अनाज, कुछ ऐसे अंकुरित अनाज में एक तो फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में, तंतुमय पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसका जितने सारे मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर हमेशा रहता है, उन लोगों में कच्चा अनाज में, अंकुरित अनाज में मूंग और रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। राजमा भी आप इसमें यूज कर सकते हो, जैसे किडनी बीन्स कहते हैं, इसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो। दालें, बहुत सारी दालें, दालों में अनाज के कंपैरिजन में डबल प्रोटीन्स होते हैं। जैसे अगर 30 ग्राम अनाज है, गेहूं चावल है, तो उसमें सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन दालों में 30 ग्राम दाल में हमें 6 ग्राम तक प्रोटीन्स मिलते हैं। तो इस चीज का इस्तेमाल, हमें दालों का इस्तेमाल शरीर हमारे रोजमर्रा के आहार में करना चाहिए। सोयाबीन का इस्तेमाल भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमने करना चाहिए। अब सोयाबीन के इस्तेमाल के लिए बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि सोयाबीन का इस्तेमाल हम कैसे करें। सोयाबीन के बहुत सारे रेसिपीज हो चुके हैं, पता है। सोयाबीन कटलेट हो गया, सोयाबीन पराठा है, थाली पीठ में आप सोयाबीन का आटा इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर ये सब चीजें, अगर आज की गृहिणी हमारी वर्किंग है और उन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम लोगों ने जब गेहूं पिसवाने हम डालते हैं, तो उस गेहूं पिसवाने में हमने इस सोयाबीन का इस्तेमाल करना चाहिए। 5 किलो में 2 किलो या 1 किलो, अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उस हिसाब से हमने सोयाबीन का इस्तेमाल पिसाना लाते टाइम ही इसको हमने चक्की में रख, तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है हमारी सोयाबीन की, क्योंकि इसमें 40% प्रोटीन होता है बाकी सारे न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में। अनाजों और सब्जियों के बारे में। अब हमारे फलों में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सब्जियां और फलों का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा अगर करें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जल्दी से जल्दी बढ़ जाती है। सबसे पहला जो फल जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो डायबिटिक पेशेंट को भी चलता है, वो है सेब, एप्पल। इस सेब में विटामिन सी के साथ साथ पोटेशियम भी अच्छा स्रोत माना जाता है इस सेब में। और यदि 1 या 2 सेब हम रोज खाते हैं, तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए इससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहने में अच्छा कारण होता है इसका। दूसरा फल है संतरा, जो विटामिन सी का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। और ये एक ऐसा कैंसर के बचाव के लिए भी संतरा और मौसम्बी बहुत उपयुक्त माना जाता है। और संतरे का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो घाव जल्दी भरने की एक्टिविटी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी है। जब हम विटामिन सी हम अच्छी मात्रा हमारी आहार में लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो घाव भरने की जो प्रक्रिया है उन लोगों में, जैसे डायबिटिक हार्ट पेशेंट के लिए बाकी फल जैसे केला हो गया, वर्ज होता है, सीताफल है, वो लोग नहीं खा सकते, लेकिन वो अंगूर और संतरा बहुत अच्छी मात्रा में अपने, जैसे अगर जिस दिन उन्होंने संतरा लिया उस दिन उन्होंने अंगूर नहीं खाना है, अंगूर लिया उस दिन संतरा नहीं खाना है। तो ये ऐसी चीजों में आप डायबिटिक के लोग भी संतरा और मौसम्बी का इस्तेमाल आपके रोजमर्रा के आहार में कर सकते हो। अंगूर भी दोनों प्रकार के, काले और हरे अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। ये नसों को सक्रिय बनाने के में
नसों को सक्रिय और कड़ा बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए भी अंगूर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अंगूर में पाए जाने वाले एलोजेनिक एसिड्स जो होते हैं वो एंटी कैंसर के गुणधर्म वाला होता है। तो जो कैंसर ना होने दे, या फिर आज हम जो बहुत सालों से जिन लोगों को डायबिटीज होता है, बीपी होता है, और जिन लोगों के मेडिसिन बहुत सालों से चल रहे हैं, उन लोगों में वो साइड इफेक्ट्स जो शरीर में इम्यून पावर कमजोर करने के जो साइड इफेक्ट होते हैं, वो लोगों में भी अगर आप अंगूर और संतरे का और मौसम्बी का इस्तेमाल अगर आप रोज करते हो, तो आपका इम्यून पावर तो अच्छा होगा, और लेकिन दवाइयों से जो साइड इफेक्ट बॉडी में हो रहे हैं वो भी कम होते हैं। बेरीज, बेरीज सभी प्रकार की, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, अकॉर्डिंग आप जहाँ रहते हो वहाँ क्या अवेलेबल हो रहा है, क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बेरीज हमने यूज करना चाहिए। बेरीज के बारे में एक चीज मुझे यहाँ बताना जरूरी समझती हूँ कि बहुत से लोगों के वहाँ बेरीज टीन में आता है, टीन में, और वो शुगर सिरप में ऐड करके आता है, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव होते हैं। फिर ऐसे बेरीज आप, ऐसा नहीं है कि वो बेरीज यूज नहीं कर सकते, वो बेरीज आप यूज कर सकते हो, लेकिन यूज करने से पहले उसका शुगर सिरप में से बाहर आने के बाद उसको एक बार वॉश कर लीजिए, मसला उसका मिठास पूरा निकल जाने दीजिए, एंड देन आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो जरूरत से ज्यादा शक्कर हमारे शरीर में नहीं जाएगी और उसके साइड इफेक्ट हमें नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो जितना हो सके फ्रेश ही खाइए, लेकिन जहाँ फ्रेश चीजें अवेलेबल नहीं होती है उन लोगों के लिए ऐसे बेरी, इनके बेरीज अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका उपयोग आपको होता है। स्ट्रॉबेरीज में भी एंटी कैंसरिक गुणधर्म होते हैं। स्ट्रॉबेरीज के जूस, स्ट्रॉबेरीज कच्चा भी फ्रूट सैलेड के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें स्ट्रॉबेरीज में डिप्रेशन कम करने की एक्टिविटी होती है, कमजोरी भगाने की एक्टिविटी में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केला, केला में एक एनर्जी बूस्टिंग एजेंट बोल के हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम दिन भर में फास्ट कर रहे हैं और हमने अगर एक केला खा लिया, तो हमें कोई दूसरी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ उसमें जो एंटी बूस्टिंग एक्टिविटी होती है उस वजह से। इसमें 3 प्रकार की प्राकृतिक शर्करा होती है, शुगर्स होती है, जैसे ग्लूकोज भी है, सुक्रोज भी है और फ्रुक्टोज भी है। ये तीनों शक्कर होने की वजह से इसे इम्यून बूस्टिंग एजेंट कहा जाता है, एनर्जेटिक फ्रूट कहा जाता है। और इसके अलावा केले का जो सेवन करना चाहिए वो अल्सर्स कम करता है, एनीमिया के पेशेंट, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर इस वजह से कम करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, डिप्रेशन जैसी बीमारियों के लिए भी ये केला बहुत उपयुक्त होता है। डायबिटिक के लोगों के लिए ये केला नहीं चलता है, बाकी सारे पेशेंट केला खा सकते हैं। नाशपाती, इसमें भी पेक्टिन फाइबर पोटेशियम का स्रोत होता है, और ये पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल को होता है। पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल जो के लेवल ना कम होते जाना और लो लेवल है। और इसमें सोडियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन ए, सी भी होता है। इस वजह से ये वाइट सेल्स, जो इन्फेक्शन से लड़ने वाली जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है, इसमें भी इसे इम्प्रूव करने की एक्टिविटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ तरबूज, इसमें लाइकोपेन पाया जाता है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर जैसे बीमारियों के लिए उपयुक्त है। जो प्रोस्टेट कैंसर के जो भी पेशेंट्स होते हैं उन्होंने तरबूज का इस्तेमाल करना चाहिए। तरबूज आज मार्केट में 2 प्रकार के मिल रहे हैं, एक जो होता है वो लंबा होता है और एक जो गोल होता है। तो मैंने अभी तक जितने भी रिसर्चेस पढ़े हैं और मेरा मानना है कि अगर आप वो लंबा तरबूज के बजाय अगर गोल तरबूज इस्तेमाल करें, उसमें शर्करा का प्रमाण कम होता है, वो इंजेक्शन से पकाए नहीं जाते हैं, वो नेचुरली पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उत्पाद किए जाते हैं। तो इस वजह से तरबूज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो गोल वाला तरबूज इस्तेमाल करें, ना कि किरण वाला लंबा तरबूज। आड़ू, इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और फाइबर होते हैं। मोनोपॉज के बाद की समस्या से बचने के लिए जो रोज 2 पीसेस
खाना बहुत लाभदायक होता है। मोनोपॉज मतलब 45 के बाद की जितनी भी लेडीज होती है, 45-50 के बाद, उन लोगों ने आड़ू के 2 से 3 स्लाइसेस रोज खाना बहुत उपयुक्त माना जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को एक्टिवेट करने की, लेवल बढ़ाने की एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंवला, आंवला का इस्तेमाल बिकॉज इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, और अभी हमने देखा विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो रोज सुबह आंवले का रस शहद में मिलाकर लीजिए, या कोमट पानी में आंवले का रस लीजिए, या रोजाना एक आंवला आप खाइए। आंवले का एक्चुअली अगर हम मुरब्बा यूज करते हैं तो अगेन वो डायबिटिक लोगों को नहीं चलता है, इसीलिए आंवले का रस ही मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि आंवले कैंडी या फिर आंवले का मुरब्बा अगर हम खाते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा शक्कर का इस्तेमाल हमारे शरीर में होता है। तो आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी के बजाय अगर आंवले का रस हम लोग खाए पिए तो ये बहुत उपयुक्त होता है विटामिन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। अब आते हैं हम कुछ ऐसी चीजें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाने में बहुत उपयुक्त होती है। फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी कहा जाता है हिंदी में। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में होता है, अतः इसके सेवन से हृदय रोग जैसी रोग होते हैं। तो पेशेंट इसमें एक तो कैंसर, एंटी कैंसरस एक्टिविटी है, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां से भी बचाव हमारा करता है ये फ्लैक्स सीड्स, अलसी। इसमें मैग्नीशियम, फोलिक एसिड्स, फास्फोरस, विटामिन बी, स्पेशली B6 होता है। अगर यदि ये हम रोजमर्रा में इसका सेवन करें तो इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हमें ये इसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, तो इसके 2 प्रकार मैं आपको बताती हूँ, शायद बहुत से लोगों को पता भी हो। अलसी को एक तो मुखवास के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। गरम कढ़ाई में हमें बहुत ज्यादा इसको सेकना नहीं है, सिर्फ कढ़ाई गरम करना है। गरम गरम कढ़ाई में हमने अलसी डालना है और सिर्फ थोड़ा सा सेक लेना है, और इसका इस्तेमाल हम एक तो मुखवास के तौर पर दिन में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप अलसी की चटनी, फ्लैक्स सीड्स की चटनी लहसुन के साथ बनाइए। लहसुन और फ्लैक्स सीड्स ये दोनों का इस्तेमाल आप चटनी के तौर पे कीजिए, तो एक तो आपकी लहसुन एलिसिन का तत्व भी आपको मिलेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और इसकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट भी आपकी फुलफिल होकर आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत जल्दी बढ़ती है। तिल, तिल के बारे में, काली और सफेद तिल ये दोनों भी बहुत उपयुक्त होते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए है, बी है, डी है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, कॉपर, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है, पोटेशियम, जिंक भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तिल के बारे में, अब ये तिल बहुत से लोग बस संक्रांति के टाइम पे ही तिल का इस्तेमाल करते हैं। तिल को एक कप अगेन चटनी के तौर पर जवस और तिल के साथ में भी चटनी बना सकते हो। मेरे कुछ पेशेंट्स पे मैंने हमारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में जब मैं पढ़ाया करती थी तब मेरे कुछ रिसर्च हुए हैं, तो उस रिसर्च में एक रिसर्च हमने ये किया था, अर्थराइटिस पेशेंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस पेशेंट्स को हमने काली तिल और जीरा, काली तिल और जीरा, इन चीज का इस्तेमाल हमने किया है। एक सवेरे और शाम पूड़ी बांधकर हमने उनको दी है, 10-10 ग्राम की पूड़ी बांधकर हमने उनको दी है, और हमको 2 महीने में उनके घुटनों के दर्द, जॉइंट्स पेन में बहुत फर्क दिखाई दिया है। तो ये काली तिल और जीरा, या फिर जिन लोगों को काली तिल नहीं मिलती है उन लोगों के वहां अगर आप सफेद तिल का भी इस्तेमाल जीरे के साथ करते हो मुखवास के तौर पे, इसे सेकने की कोई जरूरत नहीं है, इसे कच्चे फॉर्मेट में ही खाना चाहिए। तो तिल और जीरा अगर आप रोजमर्रा में आपके मुखवास के तौर पर 2 से 3 चम्मच या उससे ज्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी इम्यून पावर तो बढ़ती है, लेकिन विटामिन डी के स्रोत में भी ये तिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां में भी उपयुक्त पाया जाता है। पॉपी सीड्स,
जिसे हम खसखस कहते हैं, ये खसखस भी बहुत अच्छी कैल्शियम और फास्फोरस का स्रोत होता है। तो ये खसखस का इस्तेमाल आप सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो मसाले के तौर पर। जैसे हमने हल्दी और लाल मिर्च डालते हैं, वैसा आप खसखस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये पाचक तंत्र को भी दुरुस्त करता है। अगर आप जो आप हम बोल रहे हैं ना, मुखवास तिल हो गई, जवस हो गई, ये जो मुखवास आप बना रहे हो, इसमें भी आप खसखस इस्तेमाल कर सकते हो ये मुखवास के तौर पर। शहद, इसमें एक एक्चुअली प्राकृतिक शर्करा है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को आसानी से अवशोषित कर इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट करने की एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे जिस समय तक इसका असर रहता है। अब शहद जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, उनके मेरे अनुभव के बारे में बताऊँगी कि ओबेसिटी से लेके डायबिटीज़ अगर छोड़ दिया, तो सारे पेशेंट्स ने लुकवार्म वाटर सवेरे कोमट पानी में आधा नींबू और शहद का इस्तेमाल रोज़ कीजिए। आपको दिन भर प्रफुल्लित, एनर्जेटिक आप रहोगे। एक जो रनर्स लोगों में जो क्वालिटीज होती है ना, जो एंथो होता है, वो एंथो आपको ये शहद और नींबू पानी में अनुभव आप लोग करोगे और आपकी इम्यून पावर हम बढ़ेगी। तुलसी, तुलसी का इस्तेमाल भी एक तो गैस की समस्या से भी रिकवर करने में तुलसी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मचलाहट, पेट दर्द होना, मचलाहट होना, इससे भी हमें निजात मिलाता है। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में और टाइफाइड के पेशेंट्स में तुलसी का रस अदरक के रस के साथ मिलाकर एक-एक चम्मच 2 से 3 बार लेना चाहिए। या फिर काढ़ा, जो दिन जो ग्रीन टी बनाते हो, उसमें आप तुलसी का इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन और ब्लैक टी। या फिर काढ़ा दिन में हफ्ते में 2-3 बार, जो मैं आपको काढ़ा भी बताऊँगी, उस काढ़े का इस्तेमाल अगर आप करते हो, उसमें तुलसी का इस्तेमाल अगर आप करते हो, तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने में बहुत उपयुक्त माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स सारे ही में विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और बहुत हेल्दी होते हैं। स्पेशली बादाम और अखरोट, काजू, जो कैश्यू नट्स जिसे कहा जाता है, ये हाई प्रोटीन्स और फैट्स तो होते ही है, हेल्दी तो होते ही है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में है। बादाम रात में 3 से 4 बादाम आप भिजा कर रखिए और सवेरे इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका बहुत अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत अच्छे ब्रेन चैनल्स को भी एक्टिवेट करने के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दही, दही में प्रोबायोटिक एक्टिविटी तो होती ही है, इसमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसकी कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसकी कमी अगर हम बहुत से लोग होते हैं कि दही हम खा ही नहीं सकते, तो वो लोगों के लिए दही के बजाय कीजिए कि 1 कप दही से 1 ग्लास छाछ बना लीजिए, उसका इस्तेमाल आप रोज़मर्रा में कीजिए। इसमें कैल्शियम, विटामिन ई और प्रोटीन्स बहुत अच्छा होता है और दही खाने से हमारा जो बैड ब्रीथ, मुँह में जो बदबू वाली प्रॉब्लम होती है, वो भी कम होती है। उसकी मदद से पाचन क्रिया भी ठीक होती है। तो दही का इस्तेमाल हमने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में करना चाहिए। अब ये हमने देखे, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार से बढ़ती है। अब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने से पहले हमें स्वस्थ जीवन शैली को चुनना बहुत ज़रूरी है और इस स्वस्थ जीवन शैली में हमारा जीवन सामान्य लोगों के जीवन में हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें और हमें खाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगी। जैसे सवेरे उठने के बाद सबसे पहले तो कोई भी प्रकार का धूम्रपान ना करें। पोषक जितनी भी सब्जियाँ और फलों और अनाज के बारे में मैंने आपको बताया, फल और सब्जियों का दैनंदिन आहार में इस्तेमाल कीजिए। सारी हरी सब्जियाँ, सारे रंगों का भी ध्यान रखिए। लाल कलर गाजर, बीट, इन चीज़ों में, सफ़ेद कलर में मूली, लाल शिमला मिर्च, पीले कलर में पीली शिमला मिर्च, कद्दू, इनका इस्तेमाल आपने करना चाहिए। मूली, सफ़ेद में मूली, मूली, खीरा, इनका इस्तेमाल आपने करना चाहिए ताकि आपकी इम्यून सिस्टम तो बढ़ता ही है, लेकिन सारे कलर्स की वजह से हमारा खाने के ऊपर का जो हमारा कभी-कभी होता है ना कि मन नहीं हो रहा है खाने का, लेकिन अगर सारे कलर्स हमारे प्लेट में होते हैं तो हमारा मन
तुरंत खाना खाने के लिए करता है और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता तो ये सारे न्यूट्रिएंट की वजह से बढ़ती ही है। रोजाना व्यायाम करें, कम से कम 30 45 मिनट सवेरे और 30 से 45 मिनट शाम में योगा और वॉकिंग या साइकिलिंग ये रोज करना चाहिए। वॉकिंग और साइकिलिंग करना बहुत जरूरी है हमारे जॉइंट्स के लिए। वॉकिंग वॉकिंग और हमारा 30 मिनट साइकिलिंग या वॉकिंग दोनों में से एक, लेकिन वॉकिंग हमेशा ब्रिस्क वॉकिंग तरह ही होनी चाहिए, दोनों पैरों में कोन बने हमारा, ऐसा वॉकिंग हमारा होना चाहिए। और बात ना करें वॉकिंग करते समय, जब भी हम चल रहे हैं तो हमारा बात नहीं करना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वॉकिंग। उसके साथ साथ सवेरे का जो नाश्ता, चाय के बाद हम जो काढ़े के बारे में बात कर रही थी, इन काढ़े का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 गुना कीजिए। अदरवाइज इस एक ऑप्शन ये है जो ग्रीन टी और ब्लैक टी मैंने आपको बताई है, ये ग्रीन टी और ब्लैक टी में ही तुलसी, काली मिर्च, लौंग ये चीजें ऐड करके अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो काढ़े का ही एक्टिविटी करता है। तो इन काढ़े का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए। खाने में, नाश्ते में आप पोहा, उपमा, थाली पीठ या मेथी पराठा आप इस्तेमाल कर सकते हो। कम से कम तेल में आपको ये बनाना है, अगर बिना तेल से बनाते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अंकुरित अनाज, कच्चा अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां का सैलेड जैसे मैंने आपको बताया अभी, पालक, मेथी, टमाटर के साथ नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए। थोड़े देर के बाद 10 से 11 बजे आपने एक फल खाना चाहिए। 12 से 1 के दरमियान आपका लंच होना चाहिए जिसमें सैलेड होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए या भाकरी, ज्वारी या बाजरे की भाकर भी आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। 2 फुल्के, 1 से 2 डेढ़ कटोरी दाल होनी चाहिए जो पतली होनी चाहिए, छाछ, सब्जी, हरी सब्जी, मूंग, मोठ, अंकुरित अनाज से बना हुआ अंकुरित अनाज भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा होल कलर्ड आपके डाइट में होने चाहिए। सैलेड में भी सारे कलर्स ऐड करना है आपको। उसके बाद 3 से 4 बजे के दरमियान अगेन आप 1 कप टी, ग्रीन टी या ब्लैक टी ले सकते हो। जिन लोगों को चाय बहुत पसंद होती है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। 4 से 5 के दरमियान अंकुरित अनाज की भेल भी आप खा सकते हो। सिर्फ मुरमुरा डालना है, उसमें फरसान नहीं डालना है। लोगों का बोलना होता है कि अगर भेल बोल दिया तो बहुत सारा फरसान उसमें ऐड कर दिया, नहीं, फरसान आप ऐड नहीं कर सकते। अंकुरित अनाज में सारी सब्जियां आप ऐड कर सकते हो। सारी सब्जियों के साथ साथ आप उसमें मुरमुरा ऐड कर सकते हो जो आपके भेल की एक्टिविटी और आपका न्यूट्रिएंट और हमारा रात का खाना, जो लोगों को रात में बहुत हेवी खाने की आदत होती है, जैसे नॉन वेज होता है या फिर दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा खाने की आदत होती है, उन लोगों को मेरा एक सजेशन है कि वो दाल चावल आप सवेरे के खाने में खाकर बहुत अच्छी होती है रोटी। अगर ज्वार की रोटी से वाली सब्जी के साथ अगर आप खा रहे हो तो 1 ज्वारी की रोटी और 2 कटोरी रसा आप इस्तेमाल कीजिए, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और सबसे महत्व का जो रात में सोते समय है वो है गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी का दूध। 1 कप हल्दी के दूध में आधा से पौन चम्मच हल्दी मिलानी है आपको और वो दूध आप रात में सोते समय ज़रूर लीजिए। दूध जब आप लेते हो तो उसकी मलाई निकली भी होनी चाहिए 2 बार। स्किम मिल्क मतलब 2 बार तपाकर जो हम मलाई निकालते हैं वो मलाई निकली भी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। पानी 2 से 3 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। जो लोग पानी नहीं पी पाते हैं उनके लिए एक डिटॉक्स वाटर की छोटी सी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 2 लीटर पानी को कांच के जार में आप ले लीजिए, उसमें आधा, अगर बड़ा खीरा है तो वो आधा खीरा कट कर लीजिए, उसके बारीक बारीक स्लाइस कर लीजिए, पतली पतली स्लाइस कर लीजिए। 1 से 1.5 नींबू की स्लाइस भी कीजिए, लेकिन स्लाइस करते समय एक चीज का ध्यान रखिए, उसके बीज पूरी तरह से निकलने चाहिए, नहीं तो पानी कड़वा हो जाता है। तो बीज निकाल कर लेमन की स्लाइसेस
काकड़ी की स्लाइसेस आपको वो पानी में डालनी है। 10 से 15 पुदीने के पत्ते आप उसमें ऐड कीजिए और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, उसके भी छोटे-छोटे बारीक-बारीक टुकड़े कर लीजिए और वो ये पानी में ऐड कर दीजिए और वो ये पानी 2 लीटर का करीब-करीब पानी बनाकर रखिए और आप ये दिन भर इस्तेमाल कीजिए। तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट नोट, ये पानी आप ज़्यादा में ज़्यादा 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो। 6 घंटे के बाद इसमें का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो सारे जो आपने अभी काकड़ी वगैरह जो डाला है वो खराब हो जाता है, तो इसलिए 6 घंटे के बाद इंग्रेडिएंट जो फूड्स हमने डाले हैं वो रिमूव करना है। तो 6 घंटे तक आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ आज इम्यूनिटी बूस्टिंग से रिलेटेड सिनामोन पाउडर, एक चीज़ और मुझे याद आई है, सिनामोन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। इसका इस्तेमाल किए हमने सवेरे उठने के बाद। एक तो चाय बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, ग्रीन टी या ब्लैक टी। अदरवाइज इसको हम एक 1/4 टीस्पून अगर हम इसे लेते हैं और पानी पी लेते हैं सवेरे, तो ये हार्ट पेशेंट, जितने भी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट, जिनको एंजियोप्लास्टी ब्लॉकेज 30 to 40% ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स में भी ये जब लेते हैं तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिला है। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है ये जो भी रेमेडीज बताई है। और कुछ चीजें जो जैसे गार्लिक और जवस और सिनामोन के बारे में मैंने बताई, अगर ये रोजाना अपने आहार में अगर इसका इस्तेमाल करो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम तो बढ़ता ही है और आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक आखिरी चटनी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता में कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से कड़ी पत्ता को सलाद के रूप में न खाते हुए या कड़ी पत्ता को सिर्फ तड़का बोल के इस्तेमाल ना करें। कड़ी पत्ता को आप दालवा, जो चूड़ा बनाते समय जो दालिया यूज होता है, वो दालिया कड़ी पत्ता के और लहसुन के साथ में उसकी चटनी बनाइए और ये चटनी दिन में 1 से 2 बार आप इस्तेमाल कीजिए तो आपकी जो पैर दर्द और एस्ट्रोपोरोसिस जैसी बीमारियों में भी आपको इसमें लाभदायक लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ ये स्वस्थ जीवन शैली को आप अडॉप्ट कीजिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कुछ आशंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब 3 बार ओम शांति का जाप करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। अभी किसी को क्वेश्चंस पूछने के होंगे तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना चाहिए। लास्ट में है तो हमारी आशाताई है, जो आशाताई की वजह से हमको ये आहार की गीता हमको मिल रही है। आशाताई द्वारा ही हमको ये आहार गीता हमको प्राप्त हो रही है। हम आशाताई के तो हम तो इतना आभार कैसे आभार मानना हमको नहीं समझता है। तो कोई क्वेश्चन हो गए तो आप जरूर पूछिए। और एक मेरा एक क्वेश्चन भी था कि घी के बारे में ताई ने नहीं बताया, तो घी के बारे में, देशी गाय का घी के बारे में थोड़ा सा बताइए। पर पहले कि बाकी लोगों के कुछ क्वेश्चन हो गए तो उनको क्या जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। लैक ऑफ फैटी एसिड डॉक्टर साहब। हाँ बोला ना सर। लैक ऑफ फैटी एसिड बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है? मतलब कमी, फैटी एसिड्स की कमी ना? हाँ, इम्यून पावर बढ़ाने के लिए सर ये जो फैटी एसिड्स का लैकिंग बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे तो फैटी एसिड्स की कमी बहुत कम पेशेंट्स में होती है, लेकिन इसकी वजह से ड्राइनेस आती है सर, पूरी स्किन में खिंचाव महसूस होता है। हमारा लचीलापन जो नसों में, नर्व्स में और सेल्स में जो लचीलापन होता है, उसकी कमी भी ये लैक ऑफ फैटी एसिड्स होता है। तो फैटी एसिड्स होने चाहिए, लेकिन इस फैटी एसिड्स में अच्छे वाले फैटी एसिड्स होने चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अल्फा लिनोलेनिक फैटी एसिड्स, जिसके मैंने आपको अभी
सोर्सेस भी बताए, जैसे फ्लैक्सीड्स हो गए, लहसुन हो गया, जवस हो गया। तो ये चीजें इस्तेमाल अगर करोगे तो आपका फैटी एसिड्स का लेवल कभी लैकिंग नहीं होगा। आप फैटी एसिड कौन से प्रकार के खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लैकिंग भी फैटी एसिड्स में किस प्रकार का लैकिंग है, मतलब गुड फैटी एसिड्स का लैकिंग है कि बैड फैटी एसिड्स का लैकिंग, हमें ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू देखकर ही बताना होता है। लेकिन ड्राइनेस होना, लचीलापन नसों में न रहना, हमारा खिंचाव हमारे शरीर में हमेशा महसूस होना, लिथार्जिक रहना, ये चीजें हमें अनुभव में आती है अगर इसेंशियल फैटी एसिड का लैकिंग अगर होता है तो। हेलो। हाँ, ओके, थैंक यू मैडम। और किसी को क्वेश्चन है? और किसी को जी, एक क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सिर्फ कि हम लोग सवेरे उठते ही केला खा सकते हैं क्या? नहीं, उसके बिना मेरा केला खा सकते हैं क्या? खाली पेट केला खा सकते हैं क्या? नहीं सर, मेरा मैं रिक्वायरमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सवाल आपसे पहले भी मुझे पेशेंट का आया है ये सवाल। मुझे भी बहुत से पेशेंट जो जनरली बीपी पेशेंट्स और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट होते हैं, वो मुझे बहुत सी बार पूछते हैं। मैं रिक्वायरमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे कुछ पेशेंट्स ने इसका इफेक्ट में कन्वर्ट हुआ है सर। बहुत से पेशेंट्स को कफ ये प्रॉब्लम हुई है। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आप केला खाते हो तो वो 10 से 11 के दरमियान, जैसे नाश्ता होने के बाद जो आपका 1 घंटे के बाद की गैप जो मिलती है, उसमें अगर आप केला खाओ तो वो इफेक्टिव है, ना कि खाली पेट केला। मेरा मानना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। हेलो। हेलो। आहे कोणाला काही प्रश्न विचारा क्या? B12 के बारे में बताइए सर। नमस्कार। हेलो जी मैडम, विटामिन B12 की कमी है तो किस वजह से होती? विटामिन B12 की कमी सिर्फ अकेले विटामिन B12 ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सर। विटामिन B3 की डेफिशिएंसीज भी होती है। अभी जो मैंने अभी आपको सब चीज बताई है, यही कमी का कारण है सर। जितने भी फूड आज आपको बताया है, फूड नहीं खाने की वजह से ही होता है। B12 की कमी एक्चुअली वेजिटेरियंस लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जो वेजिटेरियन लोग हमारा नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, उस वजह से की कमी पाई जाती है। हरी सब्जियां हम नहीं खाते हैं, तला हुआ मसाला वाला चीज हमारा बहुत होता है। ये कारण होता है हमारा B12 की एक्टिविटी। और B12 को एक्टिवेट करने के लिए सर हमें विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना और डी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत जरूरी है। ये मैंने आज आपको बताया है कि एक तो सूर्य प्रकाश बहुत अच्छी मात्रा में लेना है। जिन लोगों को सूर्य प्रकाश नहीं ले पा रहे हैं तो वो विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स भी अपने आहार में ले सकते हैं। और विटामिन सी रोजमर्रा की जिंदगी में 1 से 2 नींबू अगर आप खाते हैं और अंकुरित अनाज अगर आपके आहार में होता है, तो इसमें जो लोग बहुत ज्यादा विटामिन बी डेफिशिएंट होते हैं, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट, ये डेफिशिएंसीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी हमारा लापरवाही वाला खाना ही रिस्पॉन्सिबल होता है B12 की डेफिशिएंसी के लिए, या फिर पता है और हम लोग उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, इस ये भी कारण होती है B12 की डेफिशिएंसी रिकवर ना होने में। दादा, चेतुले दादा, B12 चे अनेक मार्ग आहेत. आपण लहानपणी आहे ना तर पावसामध्ये खेळत होतो. जे आभाळातून पाऊस येत होता ना, तर त्याच्यात खेळत होतो, तर त्याच्यामधून पण B12 भरपूर मिळत होतं. या सगळ्या आधी ऋषीमुनींनी जे सांगितले, सगळ्या लोकांनी सांगितलं ना, त्या सगळ्या गोष्टी अडॉप्ट करायला पाहिजे. ठीक आहे. आणखी कोणाला काही विचारायचं? और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर दीदी, फिर घी के बारे में बताइए.
घी के बारे में मेरा बोलना है कि अगर गाय का घी अगर आप लेते हो तो दिन में 2 से 3 घी ले सकते हो, लेकिन बीपी के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसकी प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो ओरिजिनल में गाय का घी होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें अगर बीपी के पेशेंट हो और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गाय का घी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो किस तरह से करना है, कभी भी घी को हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। हलवा एक तो गाय का घी जब उसको पकाते हैं स्मोकिंग पॉइंट पे आता है तो वो अगेन अनहेल्दी अनइसेंशियल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए घी का इस्तेमाल जब भी करें एक तो गर्म दूध के साथ कीजिए, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो लोगों में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो रात में घी 1 कप दूध में गाय का घी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी त्वचा भी अच्छी रखता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से भी आपको बचाता है। तो गाय का घी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर ऊपर से जब भी ले ऊपर से ले, उसको तपाए नहीं या फिर स्मोकिंग पॉइंट तक लेकर जाकर उसमें हलवा बना रहे हो, इट्स अ वेरी ग्रेट। और किसी के क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर आशा ताई को मैं रिक्वेस्ट करता कि उन सबका ताई का आभार मानिए। एक्चुअली उसकी जरूरत ही नहीं है सर, इट्स टोटली माय प्लेजर। नो सर, नहीं हमारी योग वर्ग है तो हमको फॉलो करना पड़ता है। आशा ताई तर विस्तृत आणि उपयोगी अशी माहिती दिलेली आहे। सगळ्या गोष्टी आपल्याला विकत घ्यायला लागतील, त्या चांगल्या क्वालिटीच्या घ्यायला लागतील, सेफ आहेत की नाही बघायला लागतील, त्या घरी आणल्यानंतर नुसत्या पडल्या राहिल्या नाही पाहिजे, ती विल्हेवाट आपल्याला लावावी लागेल की काय आपल्याला कधी खायचंय, काय आपल्याला कधी खायचंय, हे सगळं करायला लागेल। स्वयंपाक करताना आपल्याला प्रॉपर नियोजन करावं लागेल आणि बरेच घ्यावे लागतील आणि सगळं काही वेळ आपल्याला वेळोवेळी ते सतत उपलब्ध झालं पाहिजे, सतत आपल्याला ते घेता आलं पाहिजे। एक दिवस केलं म्हणून होत नाही, आपल्याला ते कंटिन्युएशन मध्ये करता आलं पाहिजे, याची आपण व्यवस्था ठेवली पाहिजे, याच्याकरता आपली वृत्ती तशी ठेवली पाहिजे। आणि आपण खूप साऱ्या गोष्टी पैसा जो आपण मेडिसिन वर खर्च करतो त्यापेक्षा आपण तोच पैसा जर आपण याच्यावर अन्नावर चांगल्या क्वालिटीच्या अन्नावर जर खर्च केला आणि प्रॉपर आपण आहार घेतला तर आपली रोग प्रतिकार शक्ती खरंच वाढू शकते आणि आपल्याकडे आपलं डॉक्टर फ्री लाईफ होऊन जाईल आणि आपण छान आनंदात राहू शकू। तर खरंच मोनिका खूप सुंदर तुम्ही आणि अत्यंत उपयोगी अशी माहिती दिली, प्रश्नांची उत्तरं पण खूप छान दिली, फार समाधानकारक दिली, त्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करते, कौतुक करते आणि धन्यवाद पण मानते। आणि योग या ऑनलाईन योग शिबिरार्थी आयोजकांनी मला ही संधी दिली माझ्या विद्यार्थ्यांना समोर आणण्याची, याकरता मी त्यांचीही आभारी आहे। धन्यवाद। आशा ते अलिबागवरून बोलतात, त्यांच्या इंटरनेटचा पण प्रॉब्लेम होता, जर आवाज वगैरेच तरी पण त्यांनी सगळं जुळून घेतलंय। मोनिका त्यांना माझी विनंती आहे की पुढे पण असेल तर डिटॉक्स वॉटर, गट हेल्थ, फ्री रॅडिकल्स, मिलेट्स याच्याबद्दल आम्हाला कधी मार्गदर्शन झालं तर बरं होईल। बिलकुल तर सर, बिलकुल। मी सगळ्यांचा आभार म्हणून आजचा वर्ग ताईंनी 1.25 तास बोललात, तर खूप छान बोललात। तर आजचा वर्ग आपण इथे संपवूया आणि सगळ्यांचे आभार मानून हा वर्ग संपतोय।